हाँ भाई, तो एडवांस क्वांटम की लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इंसिडेंट वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी और वो वैल्यू अपने पास क्या आई थी, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। पाई इंसिडेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास थी ओवर एल जे एल के आर बेसल फंक्शन और पी एल कोस थीटा लीजेंडर पोलिनोमियल। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन, इसमें पार्टिकल हम इंसिडेंट कर रहे हैं, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है और हम डेफिनेट एनर्जी के साथ पार्टिकल इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो इस वेव फंक्शन में एनर्जी फिक्स है, इस पार्टिकल की एनर्जी फिक्स है, इस पार्टिकल का मोमेंटम भी फिक्स है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो एनर्जी और मोमेंटम यानी हैमिल्टोनियन और मोमेंटम ऑपरेटर की आइगेन स्टेट होगा साई इंसिडेंट। बट ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज का लीनियर कॉम्बिनेशन ये वेव फंक्शन होगा और यहाँ पे हम इसको एंगुलर मोमेंटम के लीनियर कॉम्बिनेशन की अलग अलग टर्म की फॉर्म में लिख चुके हैं। और यहाँ पे मैंने कल एक चीज और डिस्कस की थी कि जब पोटेंशियल नहीं है, और पोटेंशियल नहीं है तो जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन की, ये जो बेसल फंक्शन है उस बेसल फंक्शन की r टेंस टू इंफिनिटी पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमने बताई थी साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू डिवाइड बाई के आर होती है। यानी कि इफ पोटेंशियल इज नॉट प्रेजेंट, इफ पोटेंशियल present then potential is not present, then L K R at R tends to infinity। और ऐसा ही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सोर्स जो है जहां से ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसका स्केटरिंग सेंटर से डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कहेंगे और जब पार्टिकल निकले तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल, जब तक ये सोर्स के टारगेट के पास नहीं जाते तब तक इनके बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल इज नॉट देयर, potential is not there and the particles are ejected from the source, therefore the distance from the scattering center from the center of mass frame, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहाँ होगी, टारगेट में होगी। टारगेट में जो पार्टिकल से स्केटरिंग होगी वो टारगेट में ही रहने वाले हैं, तो सेंटर ऑफ मास उन पार्टिकल्स के पास ही कहीं रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम बात कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्केटरिंग सेंटर से और ये जो और इंसिडेंट पार्टिकल है इसकी डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम जिस वॉल्यूम में जहाँ पे स्केटरिंग हो के लिए वो इफेक्टिव वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की जो डायमेंशंस हैं या फिर उस वॉल्यूम का जो डायामीटर है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स का है और ये जो डिस्टेंस है डिटेक्ट सोर्स की स्केटरिंग सेंटर से वो फ्यू सेंटीमीटर्स की है। तो हम कह सकते हैं कि ये लार्ज डिस्टेंस पे है और लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी। JL के R जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस पे अगर बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है तो इस JL के R की वैल्यू होती है साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू। ये भी एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है डिवाइड बाई के आर, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा इसको लिख दें तो साई इंसिडेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, साई इंसिडेंट बराबर हो जाएगा समीशन ओवर एल आयोटा की पावर एल और ये आ जाएगा 2l प्लस 1 डिवाइड बाई के आर। ये वाला के आर यहाँ पे लिख दिया और जेएल के आर की वैल्यू लिख रहा हूं तो साइन ऑफ के आर माइनस एल पाई बाई 2 और इंटू पी एल कोस थीटा।
ये वेव फंक्शन इंसिडेंट वेव फंक्शन हो गया मेरे पास। यहाँ पे हम अपना डिस्कशन लास्ट में यहाँ तक खत्म किए थे और साई इंसिडेंट की फाइनल वैल्यू ये आ गई। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम है ये वेव फंक्शन कैलकुलेट करना जिसमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ जाए। स्कैटर्ड वेव फंक्शन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है। अगर वो आ गया तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पता चल गया तो टोटल क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा। और टोटल क्रॉस सेक्शन क्या बताता है? वो इफेक्टिव एरिया बताता है जिसके अंदर से स्कैटरिंग होनी है। ठीक है, कि जिस रेंज में अगर पार्टिकल आ गया है तो वहां से स्कैटरिंग होनी है, तो वो इफेक्टिव एरिया क्या है वो हमें देखना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है? एफ थीटा फाई कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो कि द प्लेन वेव ई टू द पावर आयोटा के जेड था, तो वो प्लेन वेव है। और ये प्लेन वेव क्या है? अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के सुपरपोजिशन से बना हुआ वेव फंक्शन होगा। तो लिख लो, ए प्लेन वेव इज सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव। ये वाला जो पार्ट है वो स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करता है। स्फेरिकल वेव फंक्शन जो होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग डिवाइड में आर और आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें तो बताना है ये साइन इंसिडेंट क्या था? ई टू दी पावर आयोटा के जेड, ई टू दी पावर आयोटा के जेड, ये प्लेन वेव था, प्लेन वेव। और ये प्लेन वेव किसकी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया? अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के, जीरो से लेके इनफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम के सुपरपोजिशन की टर्म में लिखी हुई है, इन टर्म्स ऑफ superposition in terms of wave function corresponding to angular momentum in terms of linear combination of wave function corresponding different angular momentum। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग आइगेन स्टेट है, उनका सुपरपोजिशन कर दिया तो हमें ये वेव फंक्शन मिल गया है, इंसिडेंट वेव फंक्शन मिल गया है। अब हम बात करें फाइनल वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। में डिस्कशन हमारा हो गया। फाइनल वेव फंक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें इंसिडेंट और फाइनल वेव फंक्शन पता चल गया तब हम आसानी से जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है या स्कैटर्ड वेव फंक्शन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो साई फाइनल माइनस साई इनिशियल वो साई स्कैटर्ड होगा। हमने एक्सप्रेशन पहले ही लिखा हुआ है, साई फाइनल इज इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। तो अब देखो ध्यान से, to calculate the differential scattering cross section and total scattering cross section with scattering amplitude, to calculate differential section
एंड टोटल स्कैटरिंग सेक्शन we required scattering amplitude तो बेसिकली पोटेंशियल जहां से पार्टिकल स्कैटर्ड होगा वहां पे पोटेंशियल इन जनरल दो तरीके के होते हैं। इन जनरल स्कैटरिंग पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। देखो ध्यान से, पहला टाइप क्या है और दूसरा है रिपल्सिव। और दूसरा है रिपल्सिव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि जो ये पोटेंशियल है वो किस तरीके का है, इस तरीके का है। इस टाइप का पोटेंशियल और पार्टिकल की एनर्जी ये तभी स्कैटरिंग स्टेट होगी। पार्टिकल की एनर्जी ई लेस देन 0 हो गई तो वो बाउंड स्टेट प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें स्कैटरिंग स्टेट की बात, हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी है कुछ और वो ग्रेटर देन हम भेज रहे हैं, और पोटेंशियल अगर अट्रैक्टिव है और यहाँ पे तुम्हारे पास 0 से ए रेंज तक अगर मान लो पोटेंशियल है -V0, तो ये -V0 अगर मैंने बना दिया है तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी पार्टिकल की है। यहाँ पे और ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी ये है। टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी है ई। और इस टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे तो पहले से टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस पोटेंशियल एनर्जी घटाएंगे, पोटेंशियल पहले में ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E + V0 ये काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल की। और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास जो होगी वो टोटल ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल एक्सीलरेट होगा, इस रीजन में पार्टिकल एक्सीलरेट होगा। और अगर पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तो इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी, देखो अगर पार्टिकल इस रेंज में है तो यहाँ पे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये टोटल एनर्जी ई है। यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है इतनी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्योंकि ये -V0 है, ध्यान रहे तुम्हें, तो तुम लिखोगे E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यहाँ पे -V0 और -V0 इसको इधर लेके आऊं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E + V0 यानी ये पूरी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस वाले रीजन में जहां पे पोटेंशियल -V0 है पार्टिकल एक्सीलरेट होगा, और एक्सीलरेट होगा तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा।
और मोमेंटम बढ़ेगा तो लेमदा कम होगा। लेमदा कम होगा तो ये वेव फंक्शन है वो इधर की तरफ श्रिंक होगा। अगर मान लो पहले पार्टिकल का वेव फंक्शन मैं बना रहा हूं, कुछ ऐसे ट्रेवलिंग वेव थी, ऐसे थी। अब क्या होगा, अब जो वेव फंक्शन होगा वो श्रिंक होगा, इस रीजन के अंदर श्रिंक होगा, तो ये मैक्सिमा जो यहां आ रहा था वो मैक्सिमा यहां आएगा, मैक्सिमा यहां आ जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये वेव फंक्शन ऐसे, और इस वाले पोर्शन को फिर तुम बनाओगे तो ये इस तरीके से वेव फंक्शन बनेगा ऐसे। वेवलेंथ इसकी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो वेव, इफ द पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव देन पार्टिकल विल एक्सीलरेट एंड वेवलेंथ विल चेंज, वेवलेंथ इज चेंज। और वेवलेंथ चेंज हो गई, इसका मतलब कितनी चेंज हुई वो डिपेंड करेगा कि ये कितना डेप्थ का पोटेंशियल है, कितना उसने एक्सीलरेट किया है पार्टिकल को, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ऐसे ही अगर दूसरी बात करो, पोटेंशियल इज रिपल्सिव, और रिपल्सिव पोटेंशियल है तो इसका मतलब पोटेंशियल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, प्लस वी नोट। और इस रीजन में तुम देख रहे हो, इस रीजन के अंदर में काइनेटिक एनर्जी केवल इतनी ही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इस रीजन में एक्सीलरेट होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल अपना स्पीड से चलता रहेगा ऐसा। अब यहाँ पे अगर पार्टिकल की एनर्जी ये है, क्योंकि हमें स्कैटरिंग स्टेट बनानी है, पार्टिकल की एनर्जी ये है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक ये हो गई, ठीक। तो यहाँ पे पार्टिकल डी एक्सीलरेट होगा, डी एक्सीलरेट यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतनी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है, और इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, तो यानी इस रीजन में पार्टिकल एक्सीलरेट होगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, जिस रीजन में पोटेंशियल है वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है, और जिस रीजन में पोटेंशियल नहीं है उस रीजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है। इसका मतलब यहाँ से पार्टिकल जाएगा तो वो डी एक्सीलरेट होगा, और डी एक्सीलरेट होने का मतलब उसका मोमेंटम कम होगा, और मोमेंटम कम होगा इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी, तो वेवलेंथ फिर से पार्टिकल की चेंज होगी। तो यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो कि इफ द पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव देन पार्टिकल विल एक्सीलरेट in the region of potential and wavelength of the particle will change, wavelength of the wave associated with the particle will change। और दूसरे केस में क्या लिखोगे, if the potential is repulsive then particle will deaccelerate in the region of potential, और जहां तक पोटेंशियल है वहां तक पार्टिकल डीएसिलरेट होगा, तो डीएसिलरेट होगा तो उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा, और मोमेंटम डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो वेवलेंथ अगेन विल चेंज। पहले वाले केस में वेवलेंथ कम होगी, दूसरे वाले केस में वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो वेवलेंथ चेंज होगी। ले दे के कहानी यही है। तो दो तरीके के यहाँ पे फिनोमिना है वो मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। फाइनल वेव फंक्शन, अब फाइनल वेव फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं। The final wave function of the particle after scattering the final wave function और अब हम कौन से वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल स्कैटरिंग होने के बाद डिटेक्टर पे जा रहा है, डिटेक्टर ने जब पार्टिकल को डिटेक्ट किया उस समय उसका जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन क्या होगा, तो वो पॉइंट भी जहां पे डिटेक्टर है वो स्कैटरिंग सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है, 1-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और स्कैटरिंग सेंटर के कंपैरिजन में उस डिस्टेंस को देखें, एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में सेंटीमीटर डिस्टेंस है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब फिर से हम क्या कर रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस पे देख रहे हैं, लेकिन बीच में अब स्कैटरिंग हो चुकी है, पोटेंशियल आ चुका है। अब हम कहेंगे द फाइनल वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग एट लार्ज डिस्टेंस
will be as same as the potential before scattering at large distance. Only difference will delta L comes into the picture. तो जो वेव फंक्शन होगा साई फाइनल, वो साई फाइनल अपने पास क्या आ जाएगा, साई फाइनल इज इक्वल टू फाइनल वेव फंक्शन। तो स्केटरिंग होने के बाद लार्ज डिस्टेंस पे देख रहे हैं, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें तो इंसिडेंट वेव फंक्शन था, उसमें केवल एक कांस्टेंट एल हम और ले लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एल हमने ले लिया, 2l + 1 था, ठीक है। और जे एल के आर की जगह क्या लिखेंगे, साइन के आर -l π/2 तो लिख ही रहे थे, और प्लस डेल्टा एल, इस फैक्टर का केवल डिफरेंस आएगा, और के आर और साथ में पी एल कोस थीटा। ये मैंने तुम्हें बताया था, इतना चेंज केवल इसके अंदर में आने वाला है, और कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, ठीक है। r टेंस टू इंफिनिटी पे वेव फंक्शन हमने देखा जे के आर, तो जे एल के आर यहाँ पे हम क्या कहेंगे फाइनल वेव फंक्शन के लिए, जे एल के आर और r टेंस टू इंफिनिटी पे लिमिट इज इक्वल टू कितना, साइन के आर -l π/2 प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई के आर इफ पोटेंशियल इज प्रेजेंट। इफ पोटेंशियल इज प्रेजेंट, अगर बीच में कहीं पे पोटेंशियल है तो जेएल के आर की वैल्यू ये हो जाएगी। ये तुम्हारे पास साई फाइनल हो गया, और साई इंसिडेंट हमने पहले ही लिख दिया है। तो साई फाइनल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट प्लस साई स्केट। अब हम लिख सकते हैं साई फाइनल इज इक्वल टू, साई फाइनल इज इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड, और वहां से साई स्केटर्ड इज इक्वल टू, और एक चीज और ध्यान दें, साई फाइनल माइनस साई इंसिडेंट। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो चीज आ रही है डेल्टा एल, ये डेल्टा एल अब तुम्हें स्केटरिंग के बारे में बताएगा, क्योंकि पोटेंशियल को फील करके पार्टिकल स्केटर्ड हो रहा है, तो जो फीलिंग है उस पोटेंशियल की वो इस डेल्टा एल में छिपी हुई है। सारी बात तो ये डेल्टा एल अब हमारा टारगेट है। अगर ये डेल्टा एल हमारे पास आ जाएगा तो इसका मतलब स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो होगा वो इस डेल्टा एल का फंक्शन होने वाला है। तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है एफ थीटा फाई, वो डेल्टा एल का फंक्शन होने वाला है, क्योंकि एफ थीटा फाई में स्केटरिंग की वो जो इंफॉर्मेशन है इंटरेक्शन की वो छुपी हुई थी, और वो अब किस में आ गई, डेल्टा एल में आ गई। क्योंकि अगर पोटेंशियल है बीच में, तो मैंने कहा कि ये जो जेएल के आर है वो ऐसा हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा टर्म आई है ये डेल्टा एल, इसमें उस इंटरेक्शन की इंफॉर्मेशन है, और ये फंक्शन इसका मतलब एफ थीटा फाई का डेफिनेटली होगा। और एफ थीटा फाई का फंक्शन अगर ये है, और एफ थीटा फाई डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फंक्शन है, और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन टोटल क्रॉस सेक्शन का फंक्शन है, तो बेसिकली टोटल क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंडेड है। तो ये डेल्टा एल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद की बात है, पहले हम एफ थीटा फाई को इस डेल्टा एल की टर्म में लिखना हमारा टारगेट हो गया है। फिर हम अलग अलग पोटेंशियल लेके उस डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। साई फाइनल मैंने तुम्हें लिख के बताया था, और साई स्केटर्ड की वैल्यू है एफ ऑफ थीटा फाई e टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर, ये है। और साई फाइनल की वैल्यू अभी अभी मैंने लिखी थी, समीशन ओवर एल आयोटा की पावर एल ए एल 2l + 1, 2l + l, और साइन डिवाइड बाई के आर, साइन
के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल पी एल कोस थीटा माइनस समीशन ओवर एल आयोटा की पावर एल। इसमें एल नहीं है, इसमें एल नहीं आएगा क्योंकि साइन में हमने देख लिया था पहले ही। 2l प्लस 1 और लार्ज डिस्टेंस पे ही हम वेव फंक्शन का पता कर सकते हैं केवल, क्योंकि जो हमारा सोर्स है और डिटेक्टर है वो स्कैटरिंग सेंटर से काफी डिस्टेंसेज पे है। और साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 और साथ में आ जाएगा पी एल कोस थीटा। ओके, यहां से अगर इसको आगे सोल्व करें तो एफ ऑफ थीटा फाई e टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर बराबर, ध्यान से देखें जो चीजें कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो समीशन ओवर एल 2l प्लस 1 आयोटा की पावर एल डिवाइड बाई के आर और कुछ पी एल कोस थीटा। यस, पी एल कोस थीटा। आ जाओ भाई, पहला टर्म यहां पे बचेगा ए एल इंटू साइन ऑफ के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल और माइनस साइन ऑफ के आर माइनस एल पाई बाई 2। और साइन को खोल दो, साइन वाले फंक्शन को ओपन कर दो। ओके, तो साइन वाले पार्ट को ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा समीशन ओवर एल 2l प्लस 1 आयोटा की पावर एल डिवाइड बाई के आर पी एल कोस थीटा। और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा ए एल, तो ए एल और इसको ओपन करेंगे कितना आ जाएगा देखना, e टू दी पावर आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल और डिवाइड बाई 2 आयोटा, डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस का e टू दी पावर आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 माइनस माइनस आएगा भाई यहाँ पे भी e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2। ओके, और डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ओवर एल और इसको लिख देंगे 2l प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर एल डिवाइड बाई 2 आयोटा के इंटू आर, कितना आ जाएगा, साथ में पी एल कोस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद इस क्वांटिटी में से देखो e टू दी पावर आयोटा के आर कॉमन लेते हैं, e टू दी पावर आयोटा के आर कॉमन ले रहा हूं, कितना आ जाएगा देखना, ए एल इंटू e टू दी पावर आयोटा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल, पहला टर्म। और यहां से आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा के आर कॉमन लेंगे तो माइनस ये टर्म और ये टर्म माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा एल पाई बाई 2, ये बनेगा, ये पहला टर्म बन गया। दूसरा फिर यहां से आ जाएगा प्लस, देखना ध्यान से, माइनस माइनस कॉमन ले लिया और ये तुम्हारे पास ये वाला पार्ट अलग से आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन साइन वाला अलग से, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा
और ये आ जाएगा तुम्हारे पास e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर, माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर, और कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए एल e टू दी पावर, देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा एल पाई बाई 2 माइनस डेल्टा एल, और फिर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी बीच वाले से, ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस, और e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर कॉमन ले लिया, और माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर आयोटा एल पाई बाई 2, ये बन जाएगा ऐसे। और ये इधर क्या था इसको ध्यान देखें, डिवाइड बाई आर e टू दी पावर आयोटा के आर, तो LHS साइड में जो e टू दी पावर आयोटा के आर जो है वो पॉजिटिव आर डायरेक्शन में मोमेंटम की टर्म को रिप्रेजेंट करता है। वेव फंक्शन किधर है, पॉजिटिव आर डायरेक्शन में मोमेंटम वाला वेव फंक्शन है, और इधर ये वाला टर्म है वो नेगेटिव आर डायरेक्शन में मोमेंटम की टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉजिटिव आर डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बता रहा है कि जो पार्टिकल है वो केवल पॉजिटिव आर डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसका मतलब ये जो e टू दी पावर माइनस आर आयोटा के आर वाला कोफिशिएंट है वो क्या होगा, जो होगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और इसको अगर हमें जीरो बनाना है तो देखते हैं क्या हो, तो लिखो इन LHS ऑफ अबाउट इक्वेशन in LHS of above equation, the LHS of above equation e to the power iota kr represents the wave propagating in positive r direction, so the coefficient of e to the power minus iota kr in RHS must be 0, because the LHS says particles are moving in positive r direction only, because LHS says particles are moving in positive r direction only, ऐसे। तब यहां से क्या लिखेंगे, देखो इसका कोफिशिएंट है वो 0 आएगा, दैट इंप्लाइज e टू दी पावर माइनस आयोटा के आर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 लिखना है, आ जाएगा AL e टू दी पावर आयोटा L पाई बाई 2 और e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा L, e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा L प्लस e टू दी पावर आयोटा L पाई बाई 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं क्या कहूँगा e टू दी पावर आयोटा L पाई बाई 2 कॉमन, और ये आ जाएगा 1 प्लस AL e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा L इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा AL, अब e टू दी पावर आयोटा L पाई बाई 2, ये तो L की अलग अलग वैल्यू है तो आर्बिट्रेरी है, 0 नहीं हो सकता,
इसका मतलब e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा एल ए एल बराबर -1। ओके, बराबर -1। अच्छा, एक चीज माइनस की एक प्लस की, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। इसमें आएगा ये वाली टर्म माइनस की आएगी पहले वाली, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म थी ये वाली माइनस आयोटा, ये माइनस की आएगी, पहली वाली टर्म माइनस की है भाई, ये माइनस की है। यहाँ पे भी सॉरी प्लस, ये माइनस की है, यहाँ पे इसमें माइनस है, एक टर्म माइनस की है पहली वाली, ये माइनस की है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आएगा माइनस। ओके, और ये भी आएगा माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ से तुम लिखोगे ए एल इज इक्वल टू 1/e⁻⁴ आयोटा डेल्टा एल माइनस आयोटा डेल्टा एल। तो दैट इम्प्लाइज जो ए एल है इसकी वैल्यू आ जाएगी e⁻⁴ आयोटा डेल्टा एल। चलो, ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, और ये जो क्वांटिटी है इसका कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एफ थीटा फाई e⁻⁴ आयोटा के आर को नोट करते हैं, देखो एफ थीटा फाई अपॉन आर और e⁻⁴ आयोटा के आर बराबर कितना आ जाएगा, समीशन ओवर एल 2l + 1 2 आयोटा के आर आयोटा की पावर एल और पी एल कोस थीटा। ये तो पार्ट था ही था। इसके बाद देखो ध्यान से, पी एल कोस e⁻⁴ आयोटा के आर e⁻⁴ आयोटा के आर e⁻⁴ आयोटा के आर, और फिर ये तो कॉमन आ जाएगा, और e⁻⁻ माइनस आयोटा ए एल की वैल्यू रखनी है, ए एल था, ए एल की वैल्यू e⁻⁴ आयोटा डेल्टा एल ऐसे, और फिर e⁻⁴ आयोटा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल ये, और आगे वाली टर्म आएगी माइनस e⁻⁻ आयोटा माइनस एल पाई बाई 2 माइनस एल पाई बाई 2। आई थिंक ये वैल्यू तुम्हारे पास है, और आगे वाली टर्म e⁻⁻ माइनस आयोटा के आर वाली टर्म चूंकि LHS में नहीं है, तो तुम उसको लिख सकते हो यहाँ पे प्लस इसी के अंदर में, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज मत करो, प्लस e⁻⁻ माइनस आयोटा के आर, और जो टर्म थी वो एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। और हमें पता है, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड देखो के आर से आर कैंसिल, e⁻⁻ आयोटा के आर से ये वाली टर्म कैंसिल, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, एफ ऑफ थीटा फाई, एफ ऑफ थीटा फाई, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी समीशन ओवर 2l + 1 आयोटा की पावर l पी एल कोस थीटा, पी एल कोस थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा के इतना, और यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई में e⁻⁻ आयोटा डेल्टा एल और e⁻⁻ माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल और माइनस e⁻⁻ माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 ऐसा, और इसको हम e⁻⁻ माइनस एल पाई बाई 2 इसमें से कॉमन ले लें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो एफ ऑफ थीटा फाई, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। और ये देखो e⁻⁻
ये इस डेल्टा एल का फंक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं डेल्टा एल का फंक्शन आ रहा है। एफ ऑफ थीटा फाई बराबर कितना आ जाएगा, समीशन ओवर 2l + 1 आयोटा की पावर l pl कोस थीटा, pl कोस थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा के, राइट। और यहां से मैं क्या करूं, इसको e⁻⁻ आयोटा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास e⁻, देखना ध्यान से, e⁻- आयोटा l पाई बाई 2, e⁻- आयोटा l पाई बाई 2 बचा। ये कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा l पाई बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, e⁻ आयोटा डेल्टा l और e⁻ आयोटा डेल्टा l, e⁻2 आयोटा डेल्टा l -1, ऐसा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, तो एफ ऑफ थीटा फाई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी समीशन ओवर l और 2l + 1, 2l + 1 अपॉन के आयोटा की पावर l pl कोस थीटा e⁻- आयोटा l पाई बाई 2, ये होगा कोस l पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन l पाई बाई 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 एनीवे। और इसको क्या लिख सकता हूँ, e⁻ आयोटा डेल्टा l, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा e⁻ आयोटा डेल्टा l माइनस e⁻- आयोटा डेल्टा l और डिवाइड बाई 2 आयोटा, ये जो शुरू में था मेरे पास, ये यहाँ पे 2 आयोटा के, तो उसका 2 आयोटा यहाँ पे ले लिया। और इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लूँ, तो एफ ऑफ थीटा फाई मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ थीटा फाई बराबर समीशन ओवर l 2l + 1 डिवाइड बाई के आयोटा की पावर l pl कोस थीटा e⁻- आयोटा l पाई बाई 2 e⁻ आयोटा डेल्टा l, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन डेल्टा l, साइन ऑफ डेल्टा l। यहां तक देखो इसको, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये हमने एफ ऑफ थीटा फाई कैलकुलेट कर लिया, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये डेल्टा एल का फंक्शन होगा, डेल्टा एल में ही जो इंटरेक्शन कैसा हुआ है इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट के बीच में, उसकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। जैसे ही डेल्टा एल हमें पता चल जाएगा, हम एफ थीटा फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से एफ थीटा फाई अगर हमें पता चल गया तो हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तुम्हारे पास होगा वो कितना, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। और मैंने तुम्हें बताया था ये एफ ऑफ थीटा फाई का, ये हमने देखा था, मोड का स्क्वायर होता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाई और इनटू एफ ऑफ थीटा फाई। इसको इसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा देख लेते हैं कितना आ जाता है, तो वो आ जाएगा समीशन ओवर एल और समीशन ओवर एल प्राइम, एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए, एक खुद के लिए। तो ये आएगा 2l प्राइम + 1 डिवाइड बाई के
आयोटा की पावर एल प्राइम, यानी यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर एल प्राइम लिखना पड़ेगा। एल प्राइम पे लगा दिया, एफ स्टार में एल प्राइम लगा रहा हूं मैं, पी एल प्राइम कोस थीटा और e टू दी पावर आयोटा एल पाई बाई 2, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना, e टू दी पावर माइनस का आयोटा डेल्टा एल प्राइम और यहाँ पे प्राइम और साइन डेल्टा एल प्राइम, और फिर ये टर्म एज इट इज 2l प्लस 1 डिवाइड बाई के पी एल कोस थीटा e टू दी पावर माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 e टू दी पावर आयोटा डेल्टा एल और साइन डेल्टा एल डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर ये है। देखो भाई क्या डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, तो समीशन ओवर एल, समीशन ओवर एल प्राइम 2l प्लस 1 इंटू 2l प्राइम प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर, और फिर यहां से e टू दी पावर आयोटा एल प्राइम पाई बाई 2 e टू दी पावर माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा एल प्राइम और e टू दी पावर आयोटा डेल्टा एल साइन पी एल प्राइम कोस थीटा इंटू पी एल कोस थीटा और साइन डेल्टा एल प्राइम इंटू साइन डेल्टा एल, ऐसा। और यहाँ पे जो ये समीशन ओवर एल प्राइम है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ e टू दी पावर आयोटा एल माइनस एल प्राइम पाई बाई 2, ये जो क्वांटिटी है ये क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के बराबर होती है, डेल्टा एल एल प्राइम, और ये जो है इसकी वैल्यू 1 इफ एल इज इक्वल टू एल प्राइम और 0 इफ एल इज नॉट इक्वल टू एल प्राइम, ऐसा आएगा। तो हम एल इक्वल टू एल प्राइम पे ही बात करेंगे, अदरवाइज तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो एट एल इज इक्वल टू एल प्राइम, तो यहां पे तुम्हारे पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर समीशन ओवर, एक समीशन तो इसके साथ चला गया और दूसरा समीशन यहाँ पे एल वाला है, तो ये आ जाएगा 2l प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी उसमें चली गई थी, एल इज इक्वल टू एल प्राइम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा पी एल कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ये तुम्हारे पास अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू आ गई। पी एल कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा एल एल प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर। अब हम टोटल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करें, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो ये भी देखो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डेल्टा एल का फंक्शन है, थीटा फाई डेल्टा एल का फंक्शन है, इसलिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी डेल्टा एल का फंक्शन आएगा। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का सिग्मा
यानी एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर इंटू या डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, और इसको इंटीग्रल करना है, यही तो करते हैं हम। तो यहाँ पे ये डी एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर क्या है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। यहाँ से तुम्हारे पास ये हमें करना है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, तो इसको पूरे को डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा देखो। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सिग्मा टोटल, है ना, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इंटू डी ओमेगा करना है, तो सिग्मा थीटा फाई इंटू डी ओमेगा कर दो, या फिर ये जो तुम्हारे पास डी सिग्मा इसका डी ओमेगा करना है तो ये डी ओमेगा इधर चला जाएगा, डी सिग्मा का करेंगे तो सिग्मा टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, इंटीग्रल, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। अगेन इसको 2l l प्राइम और उस टर्म में लिखें तो कितना आ जाएगा देखो, कल हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन अब करना है, टोटल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा तो देखते हैं, है ना। देखो ध्यान आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूं 2l प्लस 1 इंटू 2l प्राइम प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर pl कोस थीटा इंटू pl प्राइम कोस थीटा इंटू डी ओमेगा इंटू साइन थीटा डी थीटा, और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, साइन डेल्टा एल साइन प्राइम साइन डेल्टा एल प्राइम इंटू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ऐसा आ जाएगा। और सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, 0 से पाई पीएल कोस थीटा पीएल प्राइम कोस थीटा थीटा डी थीटा। ये जो क्वांटिटी होती है ये हमने कल प्लस 2 इंटू 2l प्लस 1 डेल्टा एल एल प्राइम ऐसा आता है, और डेल्टा एल एल प्राइम ये वही है, बराबर कितना 1 इफ एल इज इक्वल टू एल प्राइम, 0 इफ एल इज नॉट इक्वल टू एल प्राइम। तो वापस इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर ले, 2 पाई से तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 2l प्लस 1 2l प्राइम प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई। ओके, फिर इसकी वैल्यू हम लिख देंगे डेल्टा 2 अपॉन 2l प्लस 1 इंटू डेल्टा एल एल प्राइम, ये वैल्यू रख दी इस इंटीग्रेशन की। और इसमें क्या क्या शामिल है, ये वाली वैल्यू साइन थीटा डी फाई को इंटीग्रेट करके 2 पाई कर दिया, साइन डेल्टा एल साइन डेल्टा एल प्राइम ये आ जाएगा। और समीशन लगी रहा है एक यहाँ पे, समीशन ओवर एल तो है ही, और दूसरा यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, एल इज इक्वल टू एल प्राइम कर दें, एल इज इक्वल टू एल प्राइम कर दें, तब केवल सिग्मा टी आने वाला है, तो ये कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी।
और ये आ जाएगा 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन ओवर एल। 4 पाई अपॉन के स्क्वायर 2l+1 से एक 2l+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 2l+1 और साइन स्क्वायर डेल्टा एल। साइन स्क्वायर डेल्टा एल हमारे पास हो गया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और तुम देख रहे हो ये एल की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 0 से इंफिनिटी चलेगी। जो एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर में शामिल है एल मैक्सिमम तक ये चलेगी। जो एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर में शामिल है केवल उनको हमें लेना है। और ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन होगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। और ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फेज फैक्टर डेल्टा एल पे डिपेंड करेगा, जो कि हम डिस्कशन में ला रहे थे अपने में, और वही रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है। तो इस तरीके से पार्शियल वेव एनालिसिस में हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर पाए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर नो that if I know the delta L then I can calculate this total scattering cross section। यहाँ पे हम लिख सकते हैं from the above expression, from the above expression it is clear that if we know about the phase factor then we can calculate total scattering क्रॉस सेक्शन। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब वो एरिया जहां से पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, ऐसे वो एरिया हम कैलकुलेट करने में सक्षम होंगे अगर हमें डेल्टा एल पता होगा तो। और वो डेल्टा एल डिपेंड करेगा कि जो टारगेट न्यूक्लियस है या टारगेट मटेरियल है उसका जो पोटेंशियल है वो कैसा है। वो डिराक डेल्टा टाइप का पोटेंशियल है, वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, वो वुड सेक्शन टाइप का पोटेंशियल है, या वो हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप का पोटेंशियल है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके अब हम डेल्टा एल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग पोटेंशियल के लिए। जो पार्टिकल जा रहा है वो स्कैटरिंग जब होगी तो वो या रिपल्सिव पोटेंशियल फील कर रहा है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील कर रहा है, वो सारा डिपेंड करेगा जब डेल्टा एल की वैल्यू अलग अलग पोटेंशियल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे उन सब पे। तो आगे की क्लास में हम इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक पोटेंशियल लेंगे और फिर पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के बेसिस पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये डेल्टा एल की वैल्यू क्या है। और जब डेल्टा एल मिल जाएगा तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी मिल जाएगा। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखो यहाँ पे डेल्टा एल पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये रहा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और ये पता चल गया तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी पता चल जाएगा। So with this we end our class today. Thank you.